और आज हम पीएफआई की टेरर कुंडली बेनकाब करने जा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का असली चेहरा सामने आ गया है। आज हम पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में कैसे शामिल रही है उसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मुस्लिमों के हिमायती होने का दावा करने वाला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी आज विस्फोटक खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि 93 ठिकानों पर छापे, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार। बंद बेअसर तो हिंसक हुए पीएफआई कार्यकर्ता। रेड के बाद रोड पर किया बवाल। कहीं बस तो कहीं कार में तोड़फोड़। सड़कों पर टायर चलाकर उत्पात। लोगों को किया परेशान। आदमी लोग आके खड़े हो गए सामने और तुरंत में गाड़ी का दरवाजा खोल के चाबी निकल के भाग गए। छापेमारी के बाद सियासत भारी। भारत विरोधियों के समर्थन में एसपी। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? टेरर समर्थकों के समर्थन में विपक्ष क्यों? सियासी फायदे में हदगर्दी। आतंक समर्थकों से कैसी हमदर्दी? पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश। पूरे देश में पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। वहीं न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कल पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएफआई कार्यकर्ता के घर से वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस मिली है। तमिलनाडु में पीएफआई के ऑपरेटिव बरकतुल्ला के घर में से 2 वायरलेस सेट जब्त हुए हैं और इस डिवाइस में एक जीपीएस और एक जीपीएस रिसीवर भी मिला है। और किसी तरह का खतरा होने पर साथियों को आगाह करने के लिए इस वायरलेस सेट का इस्तेमाल होना था। सूत्र बता रहे हैं कि बरकतुल्ला के पास समुद्री रूट का नेविगेशन मौजूद था, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि इस नेविगेशन का इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों और फंड एक्सचेंज के लिए करता था। एक बार फिर समझिए कि कल की छापेमारी में मिली चीजें किस ओर इशारा करती हैं। कल पीएफआई की छापेमारी में मिली चीजें बेहद चौंकाने वाली हैं। ये बताने के लिए काफी है कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे, छापेमारी में क्या मिला, ये आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। एक बार फिर से वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस मिली है। तमिलनाडु में पीएफआई संचालक से डिवाइस जब्त हुई है। 2 वायरलेस सेट जब्त हुए हैं। एक जीपीएस और जीपीएस रिसीवर बरामद हुआ है। समंदर रूट का नेविगेशन डिवाइस भी बरामद हुआ है। लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से पीएफआई के कनेक्शन में जो एनआईए की तरफ से छापेमारी हुई है उसमें कई चौंकाने वाली और संदिग्ध चीजें मिली हैं जो सीधे सीधे आतंकी गतिविधियों की ओर इशारा करती हैं। जयपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर एनआईए की रेड मिली है और इस रेड के दरमियान कहा जा रहा है जो प्रोसेस लगातार जारी है। आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से एनआईए दबिश दे रही है और इस दबिश में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिल रही हैं।
न्यूज 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल क्या है। दरअसल पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है। कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है और अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे गए हैं। यूपी, तमिलनाडु, केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा गया है। यूएई में काम करने वाले भारतीयों से भी लिया जाता है पैसा, ये भी जानकारी सामने आई है। और भारतीयों के वेतन से 2200 रुपए हर महीने लेती है पीएफआई। पीएफआई हर महीने 6.61 करोड़ रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में होता है लेन देन। पीएफआई से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। ईडी ने पीएफआई से जुड़े 3 वरिष्ठ सदस्यों को पटियाला कोर्ट में पेश किया है, जिन्हें कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा है। रिमांड पर दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद, पीएफआई दिल्ली के जो महासचिव हैं जिनका नाम इलियास अहमद है, और अब्दुल मुकुइट, उनको भी भेजा गया है। पीएफआई संस्था के द्वारा जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, इसी के तहत जो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। और इस वक्त में देख सकते हैं कि जो मोहम्मद परवेज अहमद जो पीएफआई दिल्ली का प्रेसिडेंट है, उसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही इलियास अहमद जो पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, उसे भी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही अब्दुल मुकुट जो पीएफआई का ऑफिस सेक्रेटरी है, उसे भी देखा जा सकता है। इन तीनों आरोपियों को देखिए, चेक शर्ट में परवेज है, उसे देखा जा सकता है। जब ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद आज इसे पेश किया गया और उसके बाद आगे की रिमांड ली गई। 7 दिनों का रिमांड मिल चुका है और आगे अब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से पीएफआई संस्था को तैयार किया गया था, किस तरह से फंडिंग आई थी, किस तरह से विदेश से काफ़ी फंड जनरेट किया गया, और इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और एनआईए के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस मामले में एनआईए अलग तफ्तीश कर रही है। लेकिन ईडी के द्वारा बात करें तो ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश कर रही है। और जिस तरह से आज तीनों आरोपियों को यहाँ पेश किया गया, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में काफ़ी और भी जानकारियाँ सामने आ सकती हैं। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो सामने आ गई हैं और बहुत सारी जानकारियां जिन्हें सामने आना बाकी है। और ऐसे में अब पीएफआई के आतंकी कनेक्शंस की जो डिटेल्स हैं वो क्या बताती हैं, ये आपको अब जानकारी देते हैं। दरअसल अलकायदा और आईएसआईएस में पीएफआई के संबंध है और कट्टरपंथी सैयद मोदी अल्मा इकबाल को फॉलो करता है। सिमी और एलईटी के टी नज़ीर ग्रुप को फॉलो करता है। पीएफआई के 15 कैडर पहले से ही आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और पीएफआई के अफगानिस्तान में भी कई कैडर सक्रिय हैं।